कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है? कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? तो अगर हम देखें, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कंट्री का जो है रूल बुक होता है, लॉ ऑफ द लैंड होता है। किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व उतना ही है जितना ऑक्सीजन का महत्व व्यक्ति की जिंदगी के लिए, जीवन के लिए है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ सिद्धांतों को। पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देख लिया है। इस वीडियो में देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ फिलोसफर ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या अपने व्यू दिए हैं, ओपिनियन दिए हैं, और साथ ही साथ भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या पोजीशन है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, इसे देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो मैं हूं सत्यवान चौरसिया, सत्यवान आनंद चौरसिया, और आपका स्वागत है मेरे चैनल सत्यवान आनंद एस्पिरेंट टू आईएएस में। तो हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डिफिनीशन से ही। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, एक एक्चुअल में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारे देश में या किसी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो बनाया ही क्यों जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। कोई भी काम अगर हम देखें वो काम क्यों किया जा रहा है, तो उसको अगर हम समझ लें तो हमें आगे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो रूलर होते थे उनके पास अनरिस्ट्रेंड, अनचेक्ड यानी अथाह शक्ति होती थी, अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड, अनगाइडेड शक्तियां होती थी। यानी उनको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होता था, वो जो चाहे कर सकते थे। उनके पास हर काम को करने की पावर थी। पावर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके से काम करने की उनके पास पावर होती थी। इस वजह से बहुत सारे राजा जो है निरंकुश हो गए, अत्याचारी हो गए। वो बहुत ही ज्यादा मानवता के खिलाफ काम किए, जिससे मानवता द्रवीभूत हो गई। इसलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म किसके लिए है? वो हर पर्सन के लिए है, वो गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी स्टेट पावर जो है उसके ऊपर एक कंट्रोल रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्चुअल में क्रिएट ही इसलिए किया जाता है कि जो स्टेट पावर है वो एक कंट्रोल में काम करे, वो जनता के हित में काम करे, वो राष्ट्र हित में काम करे, न कि जो शासक है अपने निजी हितों के लिए किसी अन्य कानून का दुरुपयोग करे या अत्याचार करे। तो अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, दिस अरेंजमेंट विच फोर्सेस द रूलर टू स्टे विद इन द जुरिडिक्शन बाय मींस ऑफ ए जनरली रिटेन और इवन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी डिफिनेशन है, लेकिन बहुत ही ये जो स्ट्रांग डिफिनेशन है। क्या है? फोर्सेस द रूलर टू स्टे विद इन द जुरिडिक्शन, यानी ये रूलर को गाइड कर रहा है, वो रूलर को एडवाइस दे रहा है, उसको गाइड कर रहा है, उसको कंट्रोल रख रहा है कि रूलर को क्या करना है। एक जो उसको राइट्स मिले हैं, जो अथॉरिटी मिली है, उस जुरिडिक्शन में ही रह करके उन्हें अपना कोई काम करना है। जो भी उनके पास पावर दिया गया है उस पर क्या होगा, एक चेक्स होगा। वो क्या कर सकते हैं, उस पावर का अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते, उनके पास एक लिमिटेड यूज करने की ही पावर है। और ऐसा पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों होता है। जैसे भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंग्लैंड में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम देखें तो भारत में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म के तहत हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन में अनरिटेन है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको हम ब्रॉड स्केल पर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इतना समझ लें कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है हर चीजों को एक आर्टिकल वाइज क्रमबद्ध कर दिया गया है। एक आर्टिकल वाइज जो है सारे अनुच्छेदों को अरेंज कर दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ने में, समझने में या किसी को समझाने के लिए उसे अनुप्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वहां पर एक एक कानून अलग अलग बना दिए गए, और वो क्या है, वो भी कानून ही है, लेकिन उनका अरेंजमेंट नहीं किया गया। जैसे हम बात करें भारत में पार्ट 1 है जो देश के राष्ट्र के लिए है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2, 3, 4 ये क्या है हमारे देश के बारे में। आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 बनाए गए जो सिटीजनशिप के लिए है।
लेकिन अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां पर इनको आर्टिकल नंबर नहीं दिया जाएगा, बस आर्टिकल नंबर होंगे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं होंगे, वो सिर्फ उस कानून के होंगे। एक कानून बन गया सिटीजनशिप, उसमें वो सारे आर्टिकल इंक्लूड कर देंगे। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, उन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा प्रोविजन बनाया गया है, ऐसी उसमें गाइडिंग फोर्स बनाई गई है, जो रूलर को, जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, इनके ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है कि पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो हो रहा है, और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के सिद्धांत एग्जिस्ट करती है, संविधानवाद वहां पर एग्जिस्ट करता है। आगे देखें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, तो केसी वियर एंड W.G. एंड्रूज ने अपने विचार क्या रखे। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपने कुछ विचार रखे हैं, उन्हें देखते हैं। तो उनका फर्स्ट पॉइंट ये है डिवीजन ऑफ पावर, यानी उनका कहना है कि जो डिफरेंट बॉडी हैं, ऑर्गन्स हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिजर्व बैंक या अमेरिका का फेडरल बैंक अगर बात कर लें, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या जो भी इस तरह की बॉडी हैं, उन हर बॉडी को एक पावर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको थोड़ी ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए कि वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें भारत में, तो भारत में बहुत ज्यादा क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए भारत में जो भी पर्सन एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना उसके लिए अनिवार्य शर्त है, ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन अगर हम बात करें लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के 3 अंग माने गए हैं। पहला राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय खुद पार्लियामेंट के एक अंग है, वो उसके मेंबर नहीं होते हैं, वो उसके स्वयं अंग हैं। दूसरा अंग लोकसभा और राज्यसभा, तो पार्लियामेंट 3 अंगों से बना है। इस तरह स्टेट असेंबली की बात करें तो गवर्नर है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं होता, जैसे भारत के केवल 6 राज्यों में है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है, विधान परिषद राज्य सरकार अपने अनुसार बना लेती है और कुछ उसे स्क्रैप भी कर देते हैं। तो अगर हम देखें भारत के 6 राज्य हैं, तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर का फंक्शन, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर ही होते हैं और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें लेजिस्लेचर का मेंबर होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी के पास जो है अलग मैकेनिज्म है, यानी वहां पर उसमें लगभग अस्थायित्व है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर जो है हर 5 साल पर इलेक्शन होता है, तो लेजिस्लेचर बदल जाती है। लेजिस्लेचर बदलने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव बदल जाएगी, यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बदल जाते हैं हर बार इलेक्शन के बाद, और कभी कभी वो स्वयं कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जुडिशरी जो है वो अलग है, उसने अपने रूल नियम बना रखे हैं। जैसे वहां पर जो अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब उसको विस्तार से पढ़ेंगे। आगे जो है केसी वियर एंड W.G. एंड्रूज क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी। उनका कहना है कि जो समाज में एक मेजोरिटी है, उस मेजोरिटी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस मेजोरिटी का जो व्यू है, परसेप्शन है, कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी अगर कहीं पर भी जो सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उसके बड़े वर्ग क्या चाहता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है या लोकतंत्र न ही हो, किसी भी तंत्र में हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें प्लुरैलिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें मेजोरिटी की, अगर कोई पर्सन ऐसा है, एक मेजोरिटी ग्रुप है जो एजुकेशन में रिफॉर्म चाहता है, जो एजुकेशन को और भी साइंटिफिक बनाना चाहता है, तो उसके इस कॉन्सेप्ट का, इस परसेप्शन का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये उस देश के लिए, उस देश के समाज के लिए अति आवश्यक है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धर्म के नाम पर या किसी अन्य कृत्य के नाम पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है जहां पर दहशत हो, डर का माहौल हो, तो ऐसा
प्लुरलिटी नहीं होना चाहिए। प्लुरलिटी जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे भारत में अगर आईआईटी इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी बन रहा है और अच्छे काम के लिए बन रहा है, उसमें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, साइंटिफिक एजुकेशन का प्रोविजन है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम बात करें किसी ऐसे कंट्री की जहाँ धर्म के नाम पर गवर्नमेंट चलाया जाए और एक धर्म दूसरे धर्म को, जो कंट्री है अपना खुद राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया है और दूसरे धर्म के लोगों को दबा रहा है, मार रहा है या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो ये जो है प्लुरलिटी भी खतरनाक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो नो अथॉरिटेटिव और डिक्टेटोरियल लीडरशिप। उनका कहना है कि कोई भी जो है अथॉरिटेटिव या निरंकुश शासन या हम बात करें डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मिलेगा एलिमेंट हमारे शासन में, इसका मतलब है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जो है फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जनता जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को जनता द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि उस डिक्टेटर के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि डिक्टेटर अथाह शक्तियों का तब अनुप्रयोग करना शुरू कर देगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। उनका कहना है कि जो फ्रीडम है इंडिविजुअल पर्सन का, उस पर एक रोक होना चाहिए, लेकिन वो रोक कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। यानी जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर इतना भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन न लगा दिया जाए, वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। 10 बार सोचने का मतलब क्या है, उसे डर के माहौल में न जीना पड़े। हम जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको भी कहीं राष्ट्रद्रोह के मामले में जो है उसका अलग ही रंग न दे दीजिए, उसको कानूनी दांव पेच का सामना न करना पड़े। तो केसी वेयर एंड डब्ल्यूजी एंड्रूज कहते हैं कि एक पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविजन का बड़ा ही अच्छे से जो है अनुप्रयोग किया गया है, एप्लीकेशन किया गया है। जैसे आर्टिकल 12 से 36, 12 से 36 का जो प्रोविजन है हमारे संविधान में, उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई। अब फंडामेंटल राइट जो है पब्लिक को, जनता को बहुत ही ज्यादा ब्रॉड स्केल पर दिए गए, लेकिन हर फंडामेंटल राइट में एक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट दे दिया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। जैसे हम बात करें आर्टिकल 25 की, धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि जो इस बात को आप धर्म का अंग मान रहे हैं वो एक्चुअल में धर्म का हिस्सा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई क्रिएट कर दे और कोई ऐसी बात करे जो धर्म का पालन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ दिखावा के लिए किया जाएगा। जैसे पूरे रोड पर जुलूस निकालना, या सरकारी जमीन पर या रोड पर या रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी गतिविधि करना जो पूरे पब्लिक के लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर दे, ट्रैफिक के लिए मुसीबत खड़ा कर दे, ये कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक मोरालिटी के लिए खतरा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि इस तरह की चीजों को हम धर्म का हिस्सा नहीं मान सकते। अगर किसी को अपनी पूजा पाठ करना है या नमाज पढ़ना है या गुरुद्वारा में जाना है तो वो जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस काम को अपने धर्म स्थल के बाहर करना, पब्लिक प्लेस पर करना जो है, और पब्लिक के ट्रैफिक को रोक देना या किसी अन्य तरह का व्यवधान उत्पन्न करना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अलाउ नहीं है और ये धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। धर्म का हिस्सा ये है कि किसी व्यक्ति को धर्म मानने से मना नहीं किया गया, लेकिन उसको किसी धर्म को थोपा भी नहीं जाएगा, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है वो अपने लिए हर तरह के मीन्स को अपनाएंगे जिससे समाज में दिखावा का माहौल क्रिएट हो। तो दिखावा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंस्ट्रेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट में लगा दिए हैं। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में कार्ल जे फ्रेडरिच का क्या कॉन्सेप्ट है, उनके परसेप्शन क्या, उनके ओपिनियन क्या है। तो उनका ओपिनियन ये है कि उनका मेन वर्ड उन्होंने यूज किया है डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की बात केसीवीएल और डब्ल्यूजी एंड्रूज भी करते हैं और ये भी डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। इनका क्या कहना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एग्जिस्ट इन ए मोनार्की और रिपब्लिक, aristocracy or democracy if there is division of power।
तो कार्ल जे फ्रेडरिच कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को चला रही है, सिस्टम है, चाहे वो मोनार्की हो, रिपब्लिक हो, अरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, अगर वहाँ डिवीजन ऑफ पावर है तो वहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर को देख सकते हैं। जैसे भारत की बात करें, भारत एक रिपब्लिक कंट्री, भारत का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। भारत गणराज्य है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पर हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद एग्जीक्यूटिव का चुनाव होता है, फिर वही एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव का चुनाव होता है एक्चुअली वो लेजिस्लेचर के माध्यम से होता है, यानी लेजिस्लेचर का चुनाव होगा, लेजिस्लेचर क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन को परफॉर्म करेंगे कुछ पर्सन जिनको मेजोरिटी मिली रहेगी, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली रहेगी। तो उनका कहना है कि अगर मोनार्की सिस्टम देखें हम ब्रिटेन तो यूके यूनाइटेड किंगडम में मोनार्की सिस्टम है, लेकिन मोनार्क के पास एक लिमिटेड पावर है। मोनार्क जो है पार्लियामेंट जो भी बिल पास करके भेज देता है, मोनार्क उस पर किंतु परंतु क्वेश्चन नहीं कर सकता है। वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा पावर दी गई है और वहां पर वो करते क्या है, मोनार्की सिस्टम के तहत वो जो भी किंग या क्वीन है उनको जो बिल पास करके भेज देते हैं पार्लियामेंट द्वारा, वो क्या होता है, उन्हें साइन करना होता है। भारत रिपब्लिक कंट्री है, भारत में जो कुछ भी बिल साइन कर दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति महोदय साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो साइन नहीं करेंगे। अरिस्टोक्रेसी हो जैसे चाइना है, या डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। तो अगर ऐसा कोई भी कंट्री है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है तो वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। डिवीजन ऑफ पावर सबसे ज्यादा क्लियर कहाँ हमको दिखता है, तो अमेरिका में दिखता है। अमेरिका में डिवीजन ऑफ पावर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट है। वहां पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच बहुत कम इंटरफेरेंस है, लेकिन तीनों एक दूसरे पर कंट्रोल भी करते हैं। और भारत में जुडिशरी सेपरेट है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में बहुत ज्यादा सेपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो आगे अगर हम देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भारत में क्या पोजीशन है, तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है बहुत सारे फीचर्स को मिला करके एक बड़ा संविधान तैयार किया गया। तो एक्चुअल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एमलगेमेशन है, ये मिश्रण है। ये मिश्रण किन किन फंक्शन का है, किन किन प्रोविजन का है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम पूरे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। उसके हम ये इंट्रो के तौर पर देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो पार्ट है ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को देखते हुए बस हम इतना देखेंगे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर क्या क्या है, उन फीचर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री को पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके प्रोविजन को पढ़ना शुरू करेंगे एक एक सेक्शन वाइज। तो अगर हम बात करें भारत का जो पहला फीचर है वो क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को कानून बनकर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे प्रियम्बल में इसको जो है जगह दी गई है। जगह किसको दी गई, पब्लिक को। एक प्रियम्बल में बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कौन है, तो पब्लिक ने बनाया। समर्पित किसे किया है, तो पब्लिक को ही समर्पित कर दिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं द्वारा बनाया गया है और स्वयं को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसमें एक बहुत अच्छी प्रोविजन रखी गई है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। यानी जो भी गवर्नमेंट होगी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जनता, गवर्नमेंट तो कैपिटल में बैठती है, राजधानी में बैठती है, वो जनता से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक्चुअल में जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, और अगर वो लोकसभा के मेंबर ना हो तो राज्यसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। फिर वो लोग, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है पार्टिकुलर में। और जनरली बात की जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है वे पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है, वहां पर हर 5 साल पर इलेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से अगर कोई भी
एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही काम नहीं कर रहा है, वो जनता के बातों को पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा रहा है, तो उससे जनता अगली बार चुनाव में हरा देगी। इसलिए एक चेन बन गया है कि प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हैं जनरली, और पार्टिकुलरली बात करें तो लोकसभा के प्रति हैं। उसके बाद वो मेंबर जनता से डायरेक्ट चुने जाते हैं, तो डायरेक्ट चुने जाने से वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये चीजें हमें स्टेट में भी दिखता है, इन बिल्कुल सिमिलर फंक्शन जो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी होती है, वो भी जनता के प्रति या अपने विधानसभा और विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, यानी एक परपीचुअल सिस्टम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक बार शासन का अंग बन गया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अंग बन गया, प्रेसिडेंट या राज्यपाल बन गया, तो वो आजीवन अपने पद पर बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर कुछ समय बाद इलेक्शन होगा, उस समय पार्लियामेंट द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। तो भारत में जो है समय डिसाइड किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा और राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल होगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बता रखा है कि इलेक्शन होना तय है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा है कि जो इनकी मीटिंग होती है, जो सत्र चलता है, संसद सत्र चलता है या विधानसभा सत्र चलता है, इनके 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक बार चुन लिया गया तो फिर वो कोई मीटिंग ही न करे, वो जनता के लिए कुछ करे ही ना, कोई पॉलिसी ही ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। 6 महीने के अंतराल पर कम से कम 2 सत्र हो जाने चाहिए। हर 2 सत्र के बीच मिनिमम 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? एक्चुअल में कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटीजन हो, हर पर्सन को, हर व्यक्ति को, हर बॉडी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक रूल को फॉलो करना ही करना होता है। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। इसे फॉलो करने के लिए किसी के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और किसी को इससे छूट नहीं मिलना चाहिए। जैसे हम बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म है, मतलब वो सेकुलर कंट्री नहीं है, और राष्ट्र धर्म जिन देशों का है वहां पर एक्चुअल में रूल ऑफ लॉ एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता, क्योंकि जो उस धर्म को मानने वाले होते हैं उनके पास जो है कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है, उनके लिए रूल अलग हो जाता है, और जो उस धर्म के नहीं मानने वाले होते हैं उनके पास कम पावर होती है, उनके पास कुछ लिमिटेशन हो जाते हैं, जिसके वजह से रूल ऑफ लॉ का एक्चुअल मीनिंग नहीं दिखता है। यानी रूल ऑफ लॉ तभी संभव है जब वहां पर कंप्लीटली सबके लिए रूल बराबर हो, किसी पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और न ही कुछ एक्स्ट्रा अधिकार मिलने चाहिए। तो भारत में ये सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम करती है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, एक सोवरेन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, या आरबीआई के गवर्नर हो, या सिंपल सिटीजन हो, सबके लिए रूल बराबर है। कोई रूल के एबव नहीं है, कोई रूल के पैरेलल नहीं है, सबको रूल को अंडर ही काम करना है, उस फंक्शन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की जनता के लिए अति आवश्यक है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो वहां पर एक केओस की जो है उपद्रव की स्थिति पैदा हो जाएगी। फंडामेंटल राइट न होने की स्थिति में वहां पर कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा हो सकते हैं जो जनता में आक्रोश पैदा करते हैं। जैसे अभी हम जस्ट करंट में देखें, श्रीलंका में भी कानून है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो व्यक्ति की जरूरतें थी सरकार उनके एस्पिरेशन को पूरा न कर पाई, और सरकार के एस्पिरेशन पूरा न कर पाने की वजह से वहां पर ऐसा विद्रोह उत्पन्न हुआ क्योंकि वहां पर लोगों को खाने की चीजें तक मिलना मुश्किल हो गया, लोगों को पेट्रोल और डीजल मिलना मुश्किल हो गया। तो हालत यह हो कि लोगों को जीवन
के ऊपर ही संकट आ गया। तो ये फंडामेंटल राइट ही तो है। तो गवर्नमेंट की खराब पॉलिसी की वजह से वहां पर फंडामेंटल राइट पर ही संकट आ गया और वहां पर इतना उपद्रव हुआ। सबने देखा कि राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री के घर को फूंक दिया गया। प्रधानमंत्री कहाँ है, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ है, किसी को नहीं पता। राष्ट्रपति अमेरिका भागने की तैयारी में है, किसी देश में छिपा है, अमेरिका भाग रहा है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए, लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, जिससे को नागरिक को भी अनलिमिटेड पावर न मिल जाए कि गवर्नमेंट कुछ कर ही ना सके। जैसे हमारे संविधान में एक आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31, ये संविधान में बनाया तो गया था, लेकिन बाद में इसको स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार के मामले को लेकर के भारत में जिम्मेदारी का उन्मूलन करना, जिम्मेदारी एबोलिश करना संभव ही नहीं था। उसके वजह से बहुत ज्यादा संकट क्रिएट हो गए। तो ऐसा लगा कि फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका गलत यूज हो रहा है और कोई भी जमींदार जो है अपनी जमीन, एक्चुअल में जमींदार की तो जमीन थी नहीं, उसने तो किसानों की जमीन को हड़प रखा था, तो वो दे ही नहीं रहा था, वापस कर ही नहीं रहा था। तो सरकार ने बहुत कोशिश किया और आर्टिकल 31 को ही स्क्रैप कर दिया। हाँ, बाद में 31 ABC बनाए गए, लेकिन 31 को स्क्रैप कर दिया गया, जिससे कि फंडामेंटल राइट एक्चुअल में आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा था। इस वजह से आर्टिकल 19 का एक क्लास और आर्टिकल 31, तो 19 के एक क्लास को और अनुच्छेद 31 को ही संविधान में जो लिखे गए थे पार्लियामेंट द्वारा उसे स्क्रैप कर दिए गए, यानी खत्म कर दिए गए, एबॉलिश कर दिए गए। तो फंडामेंटल राइट का होना जरूरी है, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और अगर फंडामेंटल राइट एक समस्या ही बन जाए, जैसे आर्टिकल 31 बन गया था, तो इसे स्क्रैप भी किया जाना चाहिए। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है। आगे देखिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अमेलगमेशन किसका है? सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ये टॉपिक बहुत ही हॉट है, क्योंकि यूपीएससी ने इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल जो है, आर्टिकल 50 जो है, जो अनुच्छेद 50 है भारतीय संविधान का, वहां से सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है। तो ये प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने पूछ रखा है और मेंस में भी 2019 या 2020 के पेपर में पूछ लिया था। मेंस में भी उन्होंने इसे एक क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर नहीं होगा, जैसे हम पहले बात किए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर में चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में बिना मतलब का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बिना मतलब का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बिना मतलब का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर है। चेक्स एंड बैलेंस, अगर एक दूसरे को, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है या उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो उस पर वो रोक लगाने की उसके पास अथॉरिटी दी गई। यानी कोई भी एक बॉडी, एक ऑर्गन अपने अथॉरिटी को क्रॉस कर रहा है, तो दूसरा अथॉरिटी के पास इतना पावर है तो उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने का। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जुडिशरी मनमानी करना शुरू कर दे, कोई जज मनमानी करना शुरू कर दे, तो पार्लियामेंट जो है इम्पीचमेंट मोशन लाएगी और उसे जज के पद से हटा देगा। ऐसा प्रोविजन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये प्रोविजन इसलिए लगाया गया है कि कोई मनमानी न कर सके। अगर एग्जीक्यूटिव मनमानी करना शुरू कर दे तो क्या होगा? हाँ, एक बात और, जो जज होते हैं जिनको पार्लियामेंट के द्वारा तो हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के, लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट का भी साइन होना चाहिए। तो वहां पर ये कंडीशन है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी पर कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, अगर एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है वही मनमानी करे, जैसे कोई ऐसा बिल पास कर दिया जाए जो जनता के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो, तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उस बिल पर साइन ही नहीं करेगा। और जब तक एग्जीक्यूटिव साइन नहीं करेगा, लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया बिल एक्ट नहीं बन सकता है, कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एक बार आया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में पोस्ट ऑफिस बिल। तो पोस्ट ऑफिस बिल जो आया, तो जब उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, तो प्रेसिडेंट को लगा कि ये बिल एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पिरेशन को कंप्लीट फॉलो नहीं करता है, यहाँ पर कुछ समस्या है। तो उन्होंने क्या किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। पॉकेट वीटो क्या है? प्रेसिडेंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया और उस बिल पर साइन ही नहीं किया। यानी लेजिस्लेचर ने क्या किया?
बिल तो बना दिया लेकिन उसे एक्ट एग्जीक्यूटिव ने बनने ही नहीं दिया। इस तरह क्या हुआ, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमको दिख रहा है कि वहां पर उन्होंने इस पावर को, जो एक्स्ट्रा अथॉरिटी उनको ले रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम, पार्लियामेंट के माध्यम से, उस पर उसने रोक लगा दिया। अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लेजिस्लेचर बना देता है, एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राज्यपाल उसे पास भी कर देते हैं, लेकिन जब जुडिशरी के पास वो मामला फंस जाता है और कोई केस बन के जुडिशरी के पास जाता है, तो जुडिशरी क्या करता है, उसे अगर देखता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो स्क्रैप कर देता है, नल एंड वाइड कर देता है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसको जुडिशरी ने नल एंड वाइड कर दिया था, जिसको कहना था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जैसे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 99वां जो संविधान संशोधन था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। अगर हम बात करें कि जो है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर कैसे उस पर फंक्शन अप्लाई करेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाएगा एग्जीक्यूटिव पर। तो एग्जीक्यूटिव पर अगर हम लगाना चाहें, लेजिस्लेचर लगाना चाहे, तो उसके पास बड़ा आसान है, वो इम्पीचमेंट, नो कॉन्फिडेंस, इम्पीचमेंट नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। यानी राष्ट्रपति के लिए लाना हो तो इम्पीचमेंट मोशन ला देंगे कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जाए, और अगर उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ लाना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर मेजोरिटी सरकार के पास नहीं है, सरकार गिर जाती है। जैसे 1977 से 1980 के बीच 2 बार इलेक्शन हुए, मतलब 3 सालों में 2 बार इलेक्शन हुए, जबकि 5 सालों पर इलेक्शन होना था। 1989 और 91 में 2 बार इलेक्शन हो गए, जबकि उन्हें 5 साल पर होना था। 1996 से 1998 तक 3 बार इलेक्शन हुए। ये क्या है, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप सरकार नहीं चल रही है। तो ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे से एक तरीके से कहा जाए तो सजाया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी कहा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। यानी हम पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन देख रहे थे, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें समय के अनुसार जो है परिवर्तन न कैसे, संशोधन न कैसे। अगर ऐसा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव ही नहीं करेगा। जैसे हम बात करें कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, उस 1767 में बना था, यानी पूरे दुनिया का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो कनाडा का, लेकिन उसे कई बार बदल दिया गया। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 5 बार बदल चुका है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन है, इसलिए उसको कब बदला कोई बात सामने नहीं दिख सकती। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, तो 1789 में बना और आज तक के 26 बार उसमें अमेंडमेंट हुए, लेकिन फिर भी 26 बार तो हुए हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 105 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं 1950 से लेकर अब तक। जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर शब्द एक्चुअल में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को दिया था। उनका कहना था कि जो भी हमारे देश में संविधान है, उस संविधान की कुछ बेसिक मूलभूत बातें हैं, वो चीजें पार्लियामेंट कभी भी अमेंडमेंट के माध्यम से भी नहीं हटा सकते। यानी जैसा हमने कहा कि 105 बार भारतीय संविधान का संशोधन हो चुका है, लेकिन संशोधन करके संविधान को रीराइट नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा नहीं जा सकता है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब भंग हो चुकी है, इसलिए किसी के पास ये पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 367 है, अनुच्छेद 367, उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा चेंजिंग नहीं लाना चाहिए कि उसका बेसिक उद्देश्य जो था वही नष्ट हो। नेक्स्ट, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत में स्ट्रक्चर है वो फेडरल फॉर्म है। यहाँ पर वर्ड यूज करें फेडरल फॉर्म। एक्चुअल हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी फेडरल ऑफ स्टेट नहीं कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। भारत राज्यों का संघ होगा। ये सिस्टम अगर हम देखें जो फेडरेशन का है, अमेरिका में
जो है फेडरेशन और कनाडा में जो फेडरेशन है उनकी थोड़ी अलग अलग, उनकी जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जो राज्य हैं उनके पास पावर बहुत ज्यादा है। राज्यों को एक्चुअल में एक एग्रीमेंट के माध्यम से एक देश बना है, मतलब जो पहले 50 राज्यों का एक एग्रीमेंट है जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। लेकिन भारत में राज्यों का एग्रीमेंट नहीं है, केंद्र सरकार के साथ उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये एक्चुअल में शासन प्रशासन को सुदृढ़ सुचारू रूप से रीजनल एस्पिरेशन को ध्यान में रखने के लिए ही बनाया गया है, वरना इनका अपना राष्ट्र स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य के स्तर पर अस्तित्व है, एक पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल स्टेट की बात करें तो राज्यों का विशेष महत्व नहीं है। भारत के अंदर इनका अस्तित्व है, इनका महत्व है, लेकिन भारत के बाहर अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो राज्यों का अस्तित्व तो हम एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं देखते हैं। इसलिए भारत में हर राज्य के पास इतनी ही पावर दी गई है कि उस शासन को सुचारू रूप से चला सके। इसलिए किसी भी राज्य को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखने की पावर नहीं दी गई है। तो भारत में जो है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, साथ ही साथ यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट है, यानी 3 टायर सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें ही 3 सब्जेक्ट बना दिए गए हैं और 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया। उस सब्जेक्ट पर अपने जो है फील्ड में केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल बनाना है, जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट केवल स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, केंद्र सरकार केवल केंद्रीय सूची बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उस पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन प्रोविजन ये है कि अगर दोनों बनाएंगे सेंटर और स्टेट, तो जो सेंटर का कानून है वही मान्य होगा, लेकिन राज्य का कानून भी मान्य हो जाएगा अगर राज्य का जो बिल पास हुआ है वह राज्यपाल न साइन करके उसे राष्ट्रपति महोदय को भेज दें, और राष्ट्रपति महोदय अगर साइन कर दे और उसी मामले पर फिर केंद्र सरकार कानून बना दे, तो उस हालत में राष्ट्रपति द्वारा साइन जो किया गया राज्य सरकार का कानून वो ओवरराइड कर जाएगा, वो मान्य रहेगा, तब केंद्र सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? जैसे हमने पहले देखा, जुडिशरी का अपना एक सिस्टम है, उसके अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम है जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। जुडिशरी का इम्पीचमेंट के माध्यम से जजेस को हटाना बहुत टफ, कम से कम 50 जज की आवश्यकता होती है लोकसभा में, और 25 एमपी की आवश्यकता होती है लोकसभा में, और 25 एमपी की आवश्यकता होती है राज्यसभा में मोशन को लाने के लिए। उसके बाद जाकर के मोशन आएगा, उसके बाद जो है चर्चा होगी, वोटिंग होगी। ये इतनी टफ प्रक्रिया है कि किसी जज को भारत में आज तक हटाया ही नहीं गया है। इस तरह देखिए, जज जुडिशरी अपनी एक अलग बॉडी है, उसके ऊपर किसी विशेष रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई नहीं किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, सब कुछ ठीक है। आगे देखें जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जैसे हमने बात किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उस अनुसार कानून न बने, जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव ऐसे कोई कानून बना दे जो संविधान सम्मत न हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू करेगा और स्क्रैप कर देगा, नल एंड वाइड कर देगा। जैसे हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1999 जो है 99 जो है उसे स्क्रैप कर दिया गया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी हाल ही में उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके नियम थे सबको तो नहीं, लेकिन उसके एक क्लास को ही रद्द कर दिया। तो उस जो है पार्लियामेंट के पास जो भी पावर है, उस पावर पर चेक बैलेंस लगाने की ताकत जुडिशरी के पास है। और जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता कहां से जुडिशरी को? तो आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है कि जो भी नियम कानून संविधान के विरुद्ध होंगे उन्हें नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये प्रोविजन लाया इसलिए गया है, भारत में आज भी सीआरपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये जितने कानून हैं, ये सब के सब कानून ब्रिटिश काल से ही चले आ रहे हैं। इसलिए उससे फिर से रीराइट नहीं किया गया, कह दिया गया
1947 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, यही कानून कंटिन्यू रहेंगे, उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन है जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसे नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी आर्टिकल 13 से सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें सेपरेट रूप से भी आर्टिकल 32 आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को और 226 आर्टिकल से हाई कोर्ट को पावर मिलता है जुडिशियल रिव्यू करने का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के संकल्पना की चीजों को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पूरे स्टेटमेंट को हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट abhor absolutism. It is premised on the rule of law in which subjective satisfaction is substituted by objectivity provided by the provisions of the constitution itself. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, वो किसी भी शासन को निरंकुश होने से बचाता है। उन्होंने कहा कि जो भी रूल बनाए गए हैं, जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन के लिए बनाए गए हैं, किसी पॉलिसी को बनाया गया है, वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, अभी पिछले ही साल एक 3 कृषि कानून बनाए गए थे। ये जो 3 कृषि कानून बनाए थे, ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, ये जनता के हित में बनाए गए थे, ये किसानों के हित के लिए बनाए थे, राष्ट्र हित में बनाए गए थे। लेकिन इसके कुछ क्लॉज ऐसे थे जिन पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि क्या सच में जनता के हित के जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है किसानों के उद्देश्यों के लिए, किसानों के हितों के लिए, क्या उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो, 1 साल नहीं हो, 1 साल से थोड़ा कम, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तब तक कुछ नहीं कहा, वो मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा। लेकिन लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को बाद में लगा कि ये कानून हमें वापस ले लेना चाहिए, और इस कानून को एग्जीक्यूटिव ने अनाउंस किया कि हम वापस लेते हैं। और फिर पार्लियामेंट में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने कानून को पास किया था, उसी तरीके से कानून को वापस ले लिया। यानी अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी को कोई भी पॉलिसी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ माना जाएगा। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था, इंटेंशन ये था। आगे देखिए, एक और केस है, तो आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस मामले में भी कोर्ट ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए लीगल प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक लीगल प्रिंसिपल है जो किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने पर कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट जिस पॉलिसी पर, जिस नियम कानून के तहत, जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर ये बना है, कहीं उसी को ही नष्ट न कर दे। यानी कोई भी गवर्नमेंट जो जनता द्वारा चुन कर आई गई है, जनता के वोट के बाद बनी है, लेकिन अब कोई गवर्नमेंट ये कहे कि अब से वोटिंग ही नहीं होगी और परपेचुअल गवर्नमेंट में बने रहेंगे, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो लीगल प्रिंसिपल है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसी के खिलाफ काम कर। जैसे 1971 के बाद 5 साल पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 1976 में इलेक्शन नहीं हुए। 1 साल के लिए पार्लियामेंट का कार्यकाल बढ़ा करके 5 साल से 6 साल कर दिया। 77 में भी फिर से उसको 6 साल से बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया। लेकिन उपद्रव इतना ज्यादा हुआ, इमरजेंसी लग गई 25 जून 1976 को इमरजेंसी लग गई। उसके बाद जो है, बाद में सरकार को लगा कि हमें अभी से इस कॉन्सेप्ट को वापस लेना चाहिए, और इमरजेंसी को जो है बीच में ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया। यानी कुल गवर्नमेंट एक्चुअली 5 साल 10 महीने चली थी, लेकिन उसने बढ़ाकर 7 साल कर दिया था। ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में गवर्नमेंट कोर्ट ने कहा कि जिस बेडरॉक पर गवर्नमेंट बैठी है उसी को वो ध्वस्त न कर दे। यानी जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर गवर्नमेंट चुनी जा रही है, जिस जनता के हितों के लिए चुनी जा रही है, उन्हीं हितों को वो किनारे न करते। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बातें हैं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या
स्थिति है, इसे हमने देखा। आगे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है इसके जो है क्रिएशन कैसे हुआ। तो जो यूपीएससी का पहला टॉपिक है जीएस सेकंड, तो जीएस सेकंड जो है मेंस का सिलेबस जो है, मेंस के सिलेबस को हमने देख रखा है। तो यूपीएससी का जो जीएस सेकंड, जनरल स्टडीज सेकंड, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, उसके पहले टॉपिक को हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है उसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। तो हमने एक्चुअल में इसको इसलिए देखा क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है, जो सोर्स ऑफ मटेरियल है वो लक्ष्मीकांत, पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। अब पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से ही स्टार्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को पहले देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद आपका। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू, जय हिंद।